Okay. So Indian Contract Act 1872. Let's go through the introduction. देख लो, डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 1 सितंबर 1872, ठीक है, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK. ये हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी पढ़ा था, दैट इट डज नॉट एक्सटेंड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज उनके थोड़े अलग लॉज होते हैं. इवन आफ्टर दैट दे आर इन टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, स्टिल द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या सेल ऑफ गुड्स एक्ट या जो भी बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो उनको एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देख लो, स्कोप lays down general principles of contract law and it is not a complete and exhaustive law. Okay, now why are they saying कि it's not a complete and exhaustive law? Because अगर आगे चल के लॉ मेकर्स को कुछ अमेंडमेंट करना है या कोई एडिशनल सेक्शन इंक्लूड करना है, so that is why they can do it. और अगर यहाँ पर स्कोप में अगर वो ऐसे लिख देंगे कि it is a complete law, तो फिर they won't be able to make such amendments or any additions in the sections, ठीक है. So that is why it is not a complete law. Now if you see this chart, you will understand this chart only when we are done with unit 1, ठीक है. So first we'll go through the entire unit 1 और फिर हम वो flow chart देख लेंगे. Come to the next page, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब हम यहाँ से बेसिकली हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट हो रहा है और ये बस बेसिक है. जैसे हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एसेंशियल्स पढ़े थे कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, हमको बस वही देखना है, ठीक है. देख लो फर्स्ट पॉइंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. नाउ इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट वी हैव सीन दैट देयर आर टू पार्टीज, सेलर एंड बायर, ठीक है. यहाँ पर भी हमारे दो पार्टीज ही हैं. Let's read. An offer and its acceptance should be valid and legal. अब valid क्या होता है, legal क्या होता है, इनके actual definitions हमको आगे दिए हुए हैं. For now just understand कि valid, valid तो ठीक है, simple English word ही है, so it's understood. According to the prescribed mode, the person who makes an offer is called as the offerer. ठीक है. Now sale of goods act में दो parties कौन सी थी, seller and buyer. Okay, so seller proposes and buyer accepts. Similarly यहाँ पर भी same है, the offerer will put up an offer and the offeree, मतलब वो जिसको offer कर रहा है वो accept करता है, ठीक है. So the person who is making an offer is called as the offerer and the person to whom it is made is called as the offeree or proposee, ठीक है. देख लो example, Mr. A offerer offers to sell his red Maruti 800 to Mr. B offeree for rupees 1 lakh. So यहाँ पर ऑफरर आ गया, ऑफरी आ गया. अब हमको दो चीज और क्या एनालाइज करनी है इन दिस स्टेटमेंट कि यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट मैटर भी इंक्लूड किया है, मतलब वो कौन सी चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज मारुति कार, हमको वो भी लिखना है. एल्स इट विल बी अ अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट, कि मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में तुमने सब्जेक्ट मैटर ही इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है. सो यू हैव टू मेंशन द सब्जेक्ट मैटर along with its amount of consideration. तब जाके ये पूरा सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है and it is becoming a certain contract. मतलब इसमें कोई मिसिंग नहीं है. I don't have to ask, अच्छा ये तो ठीक है बट इसका कंसिडरेशन कितना है. सो ये ऑलरेडी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है. सो ऑफरर, ऑफरी का नाम, क्या सब्जेक्ट मैटर है और उसका कंसिडरेशन, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देख लो, लीगल रिलेशंस. Now to understand this point, let me give you first an example. Now suppose okay, I am getting married, ठीक है. मैंने तुम सबको इनविटेशन भेजा कि भाई ये तारीख पे ये प्लेस पे पहुंच जाना, ठीक है. Now some of you don't show up, so can I file a case against you all? The answer is no, right? क्योंकि ये क्या हम दोनों में एक लीगल रिलेशन है? नहीं, ये हमारे दोनों बीच में क्या है, देयर इज अ फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है. नाउ फर्स्ट रीड द एग्जाम्पल, देन यू विल अंडरस्टैंड. मिस्टर ए इनवाइट्स मिस्टर बी टू वॉच अ मूवी विथ हिम. हियर मिस्टर ए डज नॉट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन as he will not file a suit against Mr. B if the latter does not come for a movie. तो अगर वो मूवी के लिए नहीं आता है, ठीक है, मतलब सपोजिटली हम मैक्सिमम एक्सट्रीम केस देख लेते हैं. Now Mr. B first agreed for the movie, ठीक है, and now on the date of जो भी place वगैरह था, he does not show up. Still can he do so? The course no, ठीक है. So even if he does not show up,
cannot, the first person cannot file a suit against him. So Mr. B, if the latter does not come for the movie even after accepting the offer, मतलब अगर suppose उसने last moment पर भी cancel कर दिया तो भी there is only a friendly relation and there is no legal relation. वो मिस्टर ए मिस्टर बी के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं कर सकता है. This is therefore a social promise with no intention on the part of parties to get it legally enforceable. ठीक है, एक social contract बोलते हैं, not even contract for that matter, call it as a social promise. ठीक है, जिसका law में कोई inclusion नहीं है. However, if Mr. A offers to sell his white Maruti car to B for 1 lakh, जो हमने ऊपर example देखा, and if Mr. B accepts the same, then the intention of the both parties is to create a legal obligation and it is a business transaction which is taking place. ठीक है, so ऊपर के example को और नीचे के example को इन्होंने compare करके दिया है. So either of the parties can file a suit against each other for non-performance. मतलब अगर यहाँ पर ऊपर मारुति वाले example में if Mr. A denied or if Mr. B denied, okay, so the other party can file a suit. क्यों? क्योंकि इन दोनों parties के बीच में एक legal intention create करना था. Okay, they had a purpose. ऊपर ये जो था social contract, social promise, this has no it is not included in law. ठीक है, अब now read the content. The intention of the parties should be to create a legal relation. The parties should intend to impose a legal obligation on each other. ठीक है, अब ऊपर के example में A क्या obligation impose कर रहा था, that you will give me money, and B क्या impose कर रहा था, that you will give me the car. So आप एक दूसरे के ऊपर एक obligation create कर रहे हो. You can say एक responsibility है towards each other. Thus, unless otherwise provided, social oblique domestic agreements do not result in contracts. ये तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन में अक्सर आता है ये वाला, कि यहाँ पर तो चलो मूवी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसा आता है कि हस्बैंड वाइफ के एग्जाम्पल्स आते हैं. सो तुमको यहाँ पर ये जो वर्ड दिया है ना, सोशल ऑब्लिक डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स, दे डू नॉट रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्ट्स. हाँ, ऐसा एक आई रिमेम्बर वन केस लॉ जहां पर ये था that husband once denied to give pocket money to the wife. Okay, so wife ने उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया ऐसे कुछ. So it is a social and a domestic agreement which is not included in law. ठीक है, the general presumptions is to create legal relation in business oblique commercial transactions. So legal intention सिर्फ कौन से transactions में आता है, जो business oriented है, जिसका purpose business है, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था इन पॉइंट 1. ओके, नेक्स्ट देख लो लॉफुल कंसिडरेशन. अच्छा, अब हमने ऊपर जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसमें कंसिडरेशन कितना है, 1 लाख, तो बस अभी उसी की बात कर रहे हैं. इट मीन्स क्विड प्रो क्यो और समथिंग इन रिटर्न. अगेन अ लैटिन फ्रेज दैट इज समथिंग इन रिटर्न. मतलब अगर मिस्टर ए अपनी कार बेच रहा है तो उसके रिटर्न में उसको कितना मिल रहा है, दैट इज नोन एज कंसिडरेशन. ठीक है, आई थिंक वी हैव सीन दिस इन सोगा ऑल्सो. When a party is making an offer to other, it should also get something in return. Of course, नहीं तो फिर वो क्या बन जाएगा, या तो गिफ्ट बन जाएगा या तो फिर बार्टर बन जाएगा, which is termed as consideration for his promise and it should be lawful. This consideration may be an act or absistence or promise to do or not to do something, and so it can be past, present or future. Okay, अब ये जो आगे के जो words है ना, act और absistence, for now just leave it. Past, present और future, अब इसका देख लो. Past मतलब क्या? Now suppose चलो let's take an example. तुमने ये ICA में register किया, ठीक है, आपको बुक्स कब मिले, रजिस्ट्रेशन करने के बाद. सो आपने कंसिडरेशन तो पास्ट में ही पे कर लिया और आपके पास बाद में गुड्स आए, करेक्ट. तो दिस इज अ पास्ट कंसिडरेशन. प्रेजेंट मतलब क्या, आपने मुझे अभी पैसे दिए, मैंने आपको अभी गुड्स दिए. ठीक है, जहां पर दोनों चीजें ऑन स्पॉट हो रही हैं. जैसे हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में ए ने सपोज मारुति कार इमीडिएटली दे दी और उसने भी इमीडिएटली 1 लाख दे दिया. ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ प्रेजेंट कंसिडरेशन. फ्यूचर क्या होगा, हैव वी स्पोकन अबाउट क्रेडिट सेल्स, जहां पर मैं आपको गुड्स इमीडिएटली दूंगी आज के आज और आप मुझे पैसे कब दोगे, से आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ, तो इसको क्या कहेंगे हम, फ्यूचर कंसिडरेशन. ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये तीनों वर्ड्स वापस रिपीट होने वाले हैं. सो विल सी इन डिटेल. एग्जाम्पल देख लो, मिस्टर ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर 1 लाख, ये हमने ऊपर देख लिया. हियर मिस्टर ए इज ऑफरिंग हिज car in return or for the consideration of 1 lakh,
and Mr. B is giving money in return or for consideration of the car. ठीक है, so यहाँ पर बस consideration की बात हुई है. अच्छा, now there's something about consideration which we will see in unit 2 and unit 3. ठीक है, बट मैं अभी ही वो डिस्कस करती हूँ. Now वापस पढ़ो point 1 का एग्जाम्पल. Mr. A offerer offers to sell his red Maruti 800 to Mr. B for rupees 1 lakh. ठीक है, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आई विल नॉट गिव इट नाउ, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक इट एंड देन टेल मी. ठीक है, अब मैं सेम एग्जाम्पल रिपीट करती हूँ एंड मे बी इन टुमारोज लेक्चर यू हैव टू गिव मी द आंसर कि क्या ये वैलिड है या क्या ये इनवैलिड है. ठीक है, अब आई एम रिपीटिंग द एग्जाम्पल अगेन. Now my example is Mr. A offerer offers to sell his red Maruti 800 to Mr. B offeree for rupees 1. Okay. Now understand and analyze and tell me the answer tomorrow that whether this contract is valid. I have said rupees 1. Okay. I am not saying rupees 2 lakh or 3 lakh or 5 lakh. I am just saying rupees 1. ठीक है, अब इसका आंसर आप मुझे सोच के कल बताना. वील डिस्कस दिस टुमारो कि क्या ये कंसिडरेशन वैलिड होगा या इनवैलिड होगा और विल इट बी इलीगल या क्या होगा. ठीक है, मेरा कंसिडरेशन 1 ही रुपया है सिर्फ और मुझे उसके रिटर्न में क्या मिल रहा है, रेड मारुति कार. ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंपीटेंट पार्टीज. अच्छा, तो ये आई थिंक तुमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा होगा. व्हाट आर कंपीटेंट पार्टीज, माइंडर नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह. he should be sane mind, he should not टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, intoxicant नहीं होना चाहिए. देख लो competent parties, the parties should be competent to contract, that is they should be major, that is he should be the age of majority according to the law. क्या है, 18 years. Sound mind, he should be capable of understanding and forming a rational judgment of the impact of contract to his interest. अच्छा, अब now I think rational judgment I'll just talk about in detail. Now in 12th standard in economics you must have heard this, you must have understood this concept of law of DMU. ठीक है, डिमिनिशनल मार्जिनल यूटिलिटी. अच्छा, उसमें होता क्या है, सपोज मुझे पार्ले बिस्किट खाने की इच्छा हो रही है. ठीक है, सो आई परचेज इट. मैंने 1 खाया, मैंने 2 खाए, मैंने 3 खाए, है ना, तो मेरा डिजायर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगा. Correct. Now tell me what will happen when I will consume the 5th and the 7th or the 8th biscuit. It will just go on declining. हमने DMU का कर्व पढ़ा है. So it increases increases increases, फिर एक point आता है, point of satiety if you remember, and फिर वो से decrease होते जाता है. Correct. Now यहाँ पर rational judgment, if you remember economics में भी बात की थी, that a person जिसको पहले इंक्रीज होता है डिजायर, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिमिनिश होता है. ठीक है, दैट पर्सन इज कॉल्ड टू हैव अ रैशनल जजमेंट. अगर कोई से ही इज इडियट, ठीक है, नाउ इडियट आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, इट इज एक्चुअली मेंशन्ड इन लॉ दैट अ पर्सन हु इज इडियट, ठीक है, उसको ये फील नहीं होगा. मे बी हो सकता है कि उसका बस डिजायर बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, तो उसको नहीं कहेंगे that he is having a rational judgment, because to have a point जहां पर तुम्हारा desire decrease हो रहा है, वो काफी important है to know that whether a person can form a opinion and whether he is of a rational judgment. ठीक है, so ये तो सब so he should be capable of understanding and forming a rational judgment of the impact of contract of his interest, and he is not disqualified from law. That is, he should not be disqualified from contracting by any provincial legislation. इसका मतलब समझ लो. Now a insolvent person, ठीक है, who is declared as insolvent by the court, he cannot enter into transactions. ये हमने सोगा के फर्स्ट यूनिट में भी देखा था कि जो पर्सन इंसॉल्वेंट हो चुका है उसके सारे ट्रांजैक्शंस कौन हैंडल करता है, हिज ऑफिशियल रिसीवर. ठीक है, सो जब कोर्ट ने उनको डिक्लेयर कर दिया है एज इंस्टॉलमेंट, so then they cannot carry forward their business ahead. So बस वही बोला है, when they are disqualified from contracting by any provincial legislation. ठीक है, now free consent. फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, that if I am ready to sell you my car, okay, you should be capable
of making a decision on your own. I should not pressurize you. Okay, see, now if I am selling you my car, तो obviously मैं advertise तो करूंगी, I will market, I will tell you कि yes, it is a good car, it has so many features, this and that, जो होता है salesmen जो advertising करते हैं. But there should not be any kind of pressure. Okay, you should not be willing to purchase my car on gunpoint. ठीक है, अब ये जो words है ना, see, if you read the words, जो 5 दिए हैं पॉइंट्स, कोशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, जो हमारा यूनिट 3 है, that is majorly dominated by these 5 concepts. So for now just we'll understand it a little bit. So अगर मैं आपको कार बेच रही हूं तो आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए टू परचेज इट. ठीक है, नाउ सी, देयर शुड बी कंसेंसस एड इडम. मतलब क्या कंसेंसस एड इडम का? मैचिंग ऑफ माइंड्स. अब ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लॉ में, कंसेंसस एड इडम. इसका मतलब क्या? लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट एग्जांपल, जहां पर A wanted to sell his Maruti car and B wanted to purchase it for rupees 1 lakh. अब A के दिमाग में ये है कि मैं इसको मारुति कार बेचूंगा और ये मुझे 1 लाख देगा. B के दिमाग में क्या है? I will give him 1 lakh and he will give me the car. अच्छा, B ये नहीं सोचना चाहिए कि यार I will only give him 80,000, 75,000 और this person is thinking something else. No, both the point in both of them should be clear. ठीक है, कौन से 2 पॉइंट्स है? मारुति 800 एंड 1 लाख. ये दोनों को पता होना चाहिए. ऐसा नहीं दैट वन पर्सन इज थिंकिंग समथिंग एल्स कि मुझे मारुति के बदले तो वो BMW देने वाला है और इसको लग रहा है आई एम सेलिंग हिम नैनो. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. दोनों के दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, एंड दैट इज कंसेंसस एडिडम, दैट इज मैचिंग ऑफ माइंड्स. ठीक है, सो देयर शुड बी कंसेंसस एडिडम, that is agreement between parties about the same thing in the same sense. The parties to the contract should freely consent to it and should not be forced into saying yes. Again a very important line कि कोई तरफ से किसी का भी प्रेशर नहीं होना चाहिए on both the parties by each other. ठीक है, consent is not free when it is caused by. So अब अगर ये 5 चीजों में से कोई एक भी चीज प्रेजेंट होती है, so we can say that the consent is not free. ठीक है, फर्स्ट देख लो कोशन. कोशन मतलब क्या? यूज ऑफ फिजिकल प्रेशर लाइक थ्रेट्स, assaults, kidnapping and violent actions. I think you must have understood these words, but ये हमको आगे भी यूनिट 3 में इन डिटेल में पढ़ना है कि कोशन क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है एंड एवरीथिंग. ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, दैट इज मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रेशर. फ्रॉड, दैट इज purposely deceiving people with the intention of getting them to enter into a contract. ठीक है, misrepresentation, giving false information without any intention to deceive. इसका मतलब क्या? false information that you are just faking it off. Mistake, where either one or both the parties are under a mistake as to fact. अब suppose ये बंदा सोच रहा है that I will be getting BMW, तो can I say इसके fact में ही mistake है? Correct? So where either one or both the parties are under a mistake as to the fact of the contract. ठीक है, so these are the 5 words which we will understand in unit 3. For now just read it into one line कि अगर इन 5 में से कोई एक भी चीज इंक्लूड होगी, इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट. क्लियर है? नेक्स्ट देख लो, लॉफुल ऑब्जेक्ट. अच्छा, एक ऑब्जेक्ट मतलब क्या? ऑब्जेक्ट दैट मीन्स पर्पस, कि तुम कौन से पर्पस से एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. अगर वो पर्पस इमोरल हुआ या इलीगल हुआ, सो वहीं कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है और कैंसिल हो जाता है. लेट्स रीड व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज मॉरल. That is, the purpose of contract should be lawful and not something which is against the law of land. Very important line. Example देख लो. Mr. A offers to give his flat on rent to Mr. B for the purpose of gambling. Is gambling lawful? नहीं. तो यहाँ पर purpose ही क्या हो गया? Purpose ही illegal हो गया. So when they are selling it, okay, और यहाँ पर Mr. A को पता है that ये जो मैं रेंट पे दे रहा हूँ मिस्टर बी को, मिस्टर बी विल यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ गैम्बलिंग. सो कैन आई से दिस इज अ इलीगल ऑब्जेक्ट. ठीक है, हियर गैम्बलिंग इज अनलॉफुल, सो द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इज इलीगल, सो इट इज अ वाइड एग्रीमेंट.
वॉइड अग्रीमेंट, वैलिड अग्रीमेंट, लीगल, इलीगल, ये सारे टर्म्स हमको आगे पढ़ने हैं इन डिटेल. वॉइड अग्रीमेंट फॉर नाउ ऐसे पढ़ लो, विच इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इन्फोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या है? व्हेन एन अग्रीमेंट इज वॉइड, ठीक है, अगेन आई विल रिपीट द लाइन, व्हेन द अग्रीमेंट इज वॉइड in the eyes of law, it is not enforceable. Not enforceable का मतलब क्या है? Now Mr. A offers to give his flat on rent to Mr. B for the purpose of gambling. ठीक है, अब मैं मिस्टर ए हूं, आप मिस्टर बी हो. आपने मुझे बता दिया कि मुझे तेरा घर चाहिए ऑन रेंट, ठीक है, बट आई एम प्लानिंग टू डू गैम्बलिंग ओवर हियर. करेक्ट? नाउ suppose in this case I disagree. I tell you no, I will not give you my flat. In that case, you have no right to knock the doors of the court and tell that this person is not giving me on rent. If you do that, the court will, smash you out. Because after knowing the object, कि आप किस object से rent पे खरीद रहे हो या किस object से rent पे घर ले रहे हो, when they will get to know that object, they will of course not entertain you. Correct? So again, when I say that the agreement is void, that agreement is not enforceable. मतलब क्या, तुम कोर्ट तक वो agreement लेके ही नहीं जा सकते हो क्योंकि कोर्ट आपको entertain ही नहीं करेगा. Clear है? Now see what is moral and not opposed to public policy. मतलब अगर कोई object illegal है, so it should not be opposed to public policy. That is, the purpose of contract should not be something immoral or which is considered to be harmful for the interest of public at large. Example, Mr. A offers a job to Mr. B in his office in return of 1 lakh. Read again. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे समझो कि 1 लाख उसकी सैलरी है. 1 लाख उसकी सैलरी, यहाँ पर सैलरी वर्ड मेंशन है क्या? नहीं, यहाँ पर 1 लाख सैलरी नहीं है. अब समझो 1 लाख है क्या? That I'm telling you, you give me 1 lakh rupees now, I will make sure that you will get a job. So can I say this is nothing but corruption? Correct? So is this opposed to public policy? That is, it is harmful in the interest of public at large. ठीक है? This is encouraging corruption, so immoral and against public policy. ठीक है? 1 lakh is not salary. Please don't confuse it कि भाई यहाँ पर तो ये जॉब दे रहा है और इसको सैलरी दे रहा है, तो इसमें इमोरल क्या है? ठीक है? So 1 lakh is I am asking you to give me money so that I can give you job. Okay? तो मतलब ये this is nothing but रिश्वत खिलाना. Okay? Next point, not declared void. For now, just leave it. Come to point H, certainty of meaning. Okay. अब बस वही बात है जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया, that Mr. A is considering कि मैं इसको मारुति कार देने वाला हूँ. Mr. B is considering, okay, I am getting BMW for rupees 1 lakh. Is there consensus addendum? No. Why? Because both the minds are not matching. Correct? Now read. According to section 29, agreements the meaning of which is not certain or capable of being certain are void. Hence, in order to be valid, the terms must be certain, clear, and not vague or ambiguous. For example, Mr. Ajit offers to sell one of his car to Mr. Amjad for any price which they may choose. यहाँ पर दिया क्या है? For any price. Can I say कि हम लोग बस ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख देंगे for any price? Is there any certainty कि कितना प्राइस, और क्या ये वर्डिंग्स चलेंगे क्या? ये फर्स्टली तो ये वर्डिंग्स ही गलत है. द फ्रेमिंग itself of the sentence is wrong because the contract says that you have to mention consideration and not just mention that you will pay consideration या जितना भी, या यहाँ पर जैसे लिखा है for any price. So यहाँ पर certain है क्या? नहीं, there is uncertainty regarding the amount of consideration which they may choose. अच्छा, ऐसे भी लिखा है which they may choose. Again, it's wrong. This is a void agreement as the details of the car are not clear and certain. अच्छा, आगे भी क्या लिखा है? To sell one of his car. Suppose Mr. अजीत के पास BMW है, Nano है, Maruti है ना? और what have they written? One of his car. So is there certainty regarding even the car? No, the answer is no. मतलब कार भी कौन सी है ये भी नहीं पता है और कंसिडरेशन भी कितना है ये भी नहीं पता है. अगर दोनों में से सपोज एक मेंशन्ड होता
सपोज BMW मेंशन होता तो होता क्या सर्टेन, फिर भी सर्टेन नहीं होता, क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन नहीं दिया है. सो इवन इफ वन पॉइंट इज अनसर्टेन, द एंटायर अग्रीमेंट बिकम्स वॉइड. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो. मिस्टर ए, अ डीलर ऑफ ऑलिव ऑयल, only agreed to sell 100 liters of oil to customer. This is a valid agreement as the meaning can be ascertained from the circumstances. A dealer of olive oil only agreed to sell 100 liters of oil to customer. Now, यहाँ पर they have written the quantity of oil and they have mentioned which type of oil. In this scenario, they have not mentioned price per liter. Am I correct? Why? Because there is only an agreement to sell and not sale. So अगर agreement to sell में एक दो terms missing है तो भी चलेगा until and unless they don't draft a contract for sale. So there is only an agreement to sell. मतलब कहना है सही, अब ये future में take place करेगा. Correct? So if there is an agreement to sell and if the price or say suppose anything is missing, still it's okay. But there should not be a अगर contract of sale में अगर कोई एक चीज missing है, then it will directly become a void agreement. ठीक है? Come to the next point. Possibility of performance of contract. Okay. Now this I called something as funny. First read the example. Mr. A agrees to bring the stars in the sky to the ground. This is a void agreement as it is impossible to perform it. Read the content. According to section 56, an agreement to do any impossible act in itself is void. ठीक है? I don't think I need to explain this. तो अगर तुम ऐसे ही हवा में कुछ बातें करके कोई agreement बना दोगे जिसका कोई sense नहीं बनता है, so it will be what? A void agreement because उसका execution करना ही impossible है. ठीक है? So these were nothing but essentials of valid contract. Okay, now we'll talk about classification of contract of Indian law. Okay, let's see classification according to formation. अब देख लो, we'll just go through this formation वाला point. These contracts can be classified into 3 types. First देख लो, express contract. एक्सप्रेस मतलब क्या? कहना है एक्सप्रेस में ओरल भी इंक्लूड होगा. वी हैव सीन दिस इन सोगा. ओके, सो एक्सप्रेस में इट इज रिटन एज वेल एज ओरल. देख लो, एक्सप्रेस मीन्स थ्रू वर्ड्स. वर्ड्स कैन ईदर बी ओरल और रिटन. एक्सप्रेस मतलब क्या? थ्रू एनीथिंग, थ्रू वर्ड्स. अब वर्ड्स ओरल भी हो सकते हैं या वर्ड्स रिटन भी हो सकते हैं. ठीक है, सो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स कैन ईदर बी फॉर्म्ड थ्रू ओरल अग्रीमेंट और थ्रू रिटन वंस. फॉर एग्जाम्पल, oral contract, Mr. A through a telephonic conversation offered to sell his laptop to B for rupees 20,000 and B accepted the same. ठीक है, ये telephonic conversation हुआ था. Again, the terms of agreement are correct, they are certain and there is an oral agreement, oral contract. ठीक है, so it's okay, there is nothing invalid in it. Written contract में देख लो, Mr. A through a letter offered to sell his laptop to B for 20,000, which was accepted by B in writing. So again, certainty and a written agreement, which is okay. Implied contract. Now again, first come to the example. If you remember, जब हम सोगा का फर्स्ट यूनिट देख रहे थे उसमें implied करके कोई वर्ड आया था and I'd explained, I have given you the same example. Read, Mr. A stops an auto rickshaw by waving his hand. करेक्ट. तो इसने यहाँ पर कोई रिटन अग्रीमेंट किया क्या या कोई ओरल किया क्या? नहीं, जस्ट बाय वेविंग हिज हैंड. कैन आई से बाय वेविंग योर हैंड यू आर डूइंग एन एक्ट विच शोज दैट यू आर ऑफरिंग समथिंग. ठीक है, दिस इज एन इम्प्लाइड ऑफर. इफ ऑटो रिक्शा स्टॉप्स and allows Mr. A to get in, it means implied acceptance. Thus an implied contract is formed without exchange of words. ठीक है, सो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को भी इंक्लूड किया है, विच इज नथिंग बाय डूइंग एन एक्ट बाय maybe waving his or her hand in this example. Read the content. These are the contracts which are not in words but are inferred from the conduct, behavior, response, actions, acts of the parties. ठीक है, now suppose ये तो हमारा हमने एक example देख लिया. Many a times you ask somebody and just you ask them that whether you want to do this
or whether you don't want to do this. And what the other person does, the other person simply nods his head. Correct? Can I say this is acceptance? और अगर वो ऐसे ऐसे करता है, so he is rejecting, but वो कुछ तो action कर रहा है ना. Correct? तो उसमें you get to know the other party's response. ठीक है? So those are known as implied contracts. Next, tacit contracts. These are the contracts which are inferred from the conduct of parties. Now read, at an auction when sale takes place by the fall of hammer or obtaining cash from the ATM machine. अब tacit contracts and implied contracts में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, but tacit contracts mainly include इसलिए किया गया था only, ये fall of hammer भी ठीक है, only for a important example of ATM. अब ऊपर हमने implied contract में पढ़ा that you actually have to wave a hand, correct, or you actually have to nod, that means you have to do something. Am I right? Tacit contract में ये जो ATM का example है, can I say यहाँ पर सिर्फ एक ही party act कर रही है, that is you going actually into the ATM machine and taking out money. So tacit contract में आपको ATM से पूछना पड़ेगा क्या that will you give me money? No, right? So there is only one party who's actually doing an action of actually entering into the ATM and taking out cash from it, या जो भी है. So tacit contract was basically included to include the example of ATM machine. ठीक है, जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी है who's conducting something, who's doing something actually. ठीक है, that is obtaining cash from the ATM machine. That is tacit contract. Next, quasi contracts. These are not contracts in real sense, as they are not made by the parties through an offer and acceptance. These are obligations which are imposed on the parties by the law. अब देख लो पहला, suppose you visit my place, ठीक है, और आप एक पेंटिंग लाए थे कहीं से तो, and suppose कहीं तो मेरा घर था and you thought कि यार you will meet me and go. ठीक है, आप एक पेंटिंग लेके आए थे, not for me, आपके घर के लिए ही पेंटिंग थी वो. Now by mistake when you leave my house, you forget to take that painting with you. Can I assume that it's my painting? No, correct? I cannot assume कि it's my painting because आपने by mistakenly वो वहां पर आपका छूट गया था लेना. So am I here obligated to give you that painting later? Correct? But quasi contracts are nothing but that. Read ahead. These are based on the ground of equity, that a person shall not be allowed to enrich himself unjustly at the expense of another. Very important line. इसका मतलब क्या? Now consider the same example. Can I use the painting? Can I put it on my wall? Can I enjoy that if people come to my house and people compliment me? Can I do that? Can I enjoy, or can I enrich it? Suppose ये तो painting है. Suppose if there were some perishable goods. Suppose you get some fruit, you get a watermelon, ठीक है, और आप गलती से आपने वो घर पे मेरे छूट गया. Can I assume it's mine? Can I eat it? Can I consume it? Can I enrich? Can I get the benefits of that watermelon? The answer is no. क्यों? क्योंकि it's not mine, it's yours, and you forgot it at my place by mistake. ये जो by mistake है वो word आना चाहिए. You will see it in the example. देख लो. Mr. A person who has been given money by mistake, is under obligation by law to return the money to the rightful owner. ठीक है, क्योंकि वो पैसे उसके नहीं हैं. And if he finds the rightful owner, he is obligated to give him the money. यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. ये भी हमने देखा था सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कि अगर किसी को लॉस्ट गुड्स मिल जाते हैं and if he actually happens to find the true owner, then he is liable to return that person who is the true owner and he cannot keep it with himself. तो these are quasi contracts जहां पर आपने मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था. When you came to my place, you did not tell me कि भाई in case if I forget something ना, you please give it to me later. क्या आपको पता था? The answer is no. ठीक है? So you did not know that. And in case if something happens, if you leave by mistake at my place, I am bound to give it to you. ठीक है? I cannot say now कि भाई तुमने तो you left it, so I have consumed it. So now you forget it.
we cannot do that, or rather I can't do that. अच्छा, अब एक और question. Suppose चलो अभी मैंने कर भी लिया, तो अब क्या? Suppose I consume the watermelon. What now? The answer is, अगर अभी consume कर लिया तो उसके you cannot bring back the watermelon again, but then I will have to pay you the price of it. ठीक है? And in case अगर आपने मुझसे extra पैसे मांग लिए, then also I am liable to give it to you that money. ठीक है? Last देख लो, e-contracts. ये तो I think you must be knowing this even more than me. When a contract is entered by two or more parties using electronic means such as email is known as e-commerce contract. In electronic commerce, different parties create networks which are linked to another networks through EDI. ये थोड़ा थोड़ा टेक्निकल हो जाता है. This helps in doing business transactions. These are known as EDI contracts, cyber contracts और mouse click contracts. मतलब basically यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे फ्लिपकार्ट एंड ये सब मिंत्रा वगैरह की बात की है. Mouse click contract मतलब you just click it and a contract is entered between you and the e-commerce operator. ठीक है? So ये जो अभी हमने सारे contracts देख लिए, they were formed on the basis of formation. Clear है? Now tell me if anybody has doubt up till now. You can type it if you want. I'll just send it over you. यहाँ पर ही we'll discuss. Okay, so tacit contract. Implied contract के तो देखो examples वही हैं. When you wave a hand to, call the auto rickshaw, or you nod your head, that is nothing but implied contracts. अच्छा, okay, sorry, implied. I was talking. अच्छा, tacit contract. I'll explain it again. ठीक है? हाँ, implied contracts को आपको examples चाहिए. I think बस यही है, waving your hand or nodding or doing some actions basically. I think these are only real life examples. See, if you read the second line, from the conduct, behavior or response, actions or acts. So all these when are included, it becomes an implied contract. Implied contract, you can also define it in this way, where there is nothing oral or written in it. ठीक है? Okay, so can you explain enforceable term once again? ठीक है, I'll talk it about it. अब enforceable मतलब यही है कि same example ही देख लो, gambling वाला, where I know that you are purchasing my house for some immoral act, for some illegal activities. ठीक है? मैंने आपको मना कर दिया कि मुझे आपको मेरा घर देना ही नहीं है रेंट पे. Can you go in the court and say that this person is not giving me the house? And even if I have put a advertisement, ठीक है, मैंने एक अपने घर के बाहर एक छोटा सा पेपर लगाया है that who all are interested in this flat, they are all invited so that we can discuss the terms and conditions. ठीक है, तो आपने suppose उसका photo click किया, okay, you go and show it in the court as a proof that this person first is ready, she's advertising, and when I actually go and ask her to give me the flat, she is not giving me the flat for rent. Will the court allow me? Will the court ask me, after knowing the purpose कि भाई
what purpose say you need the house? First, of course, they will ask me that why are you not giving the house for rent or anything. I will explain them that this person is asking that he will carry out gambling activities or unlawful activities. उसके बाद विल द कोर्ट इंटरटेन यू? तो जब कोर्ट आपको इंटरटेन ही नहीं करेगा वो अग्रीमेंट को या वो कॉन्ट्रैक्ट को, हम बोलते हैं दैट दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट. ठीक है, मतलब क्या, आप कोर्ट में वो केस लेके ही नहीं जा सकते हैं, वो सुनने के बाद रद्द हो जाएगा आपका जो भी आर्ग्यूमेंट है. ठीक है, सो दैट्स नथिंग बट एन, जहां पर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सिबल, you cannot take it to the court. Okay, ओके. सो व्हाट इज टैसिड कॉन्ट्रैक्ट? टैसिड कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी एक्ट करती है, एंड दैट इज द ओनली रीजन दैट दे हैव इंक्लूडेड दिस टैसिड कॉन्ट्रैक्ट इन दिस चैप्टर, so that they wanted to include the example of ATM machine. यहाँ पर जो fall of hammer का भी यहाँ पर जो example दिया है, that is nothing but implied contract only. ठीक है, fall of hammer, यहाँ पर उसने action किया, किसने? auctioneer ने. fall of hammer मतलब suppose you are bidding me, this person tells me 50 के ऊपर कोई जा नहीं रहा है, so I will tell आर्या 51, 52, 53. ठीक है, so मतलब उसको मिल गया जो भी commodity है, suppose furniture है. So merely on the fall of hammer, merely by my act, there is an implied contract which is, entered between the auctioneer, if he is the seller, the seller and the highest bidder. ठीक है, सो ये भी इनफैक्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में ही आता है. टैसिड कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज ऑक्शनरी है जो हैमर गिरा रहा है, दैट मीन्स ही इज ओनली द वन टू डू समथिंग. समथिंग मतलब क्या? कोई एक्टिविटी कर रहा है बाय फॉलोइंग द हैमर. क्योंकि सब ऑक्शनर्स में एक चीज फिक्स्ड है, उनको पता है जब हैमर गिरेगा, ओके, तो मतलब सेल हो जाएगा. सबको पता है ये चीज. सो व्हेन द ऑक्शनर puts the hammer down and does 1 2 3, that means there is a contract which is entered between the highest bidder and the seller. तो इसमें वो एक ही है person, that is the auctioneer who is doing something. Again, ATM machine का जो यहाँ पर example दिया है, that is obtaining cash from the ATM मशीन. सिर्फ आप ही जा रहे हो ना एटीएम मशीन में, एटीएम मशीन आपके पास तो नहीं आ रहा है, या एटीएम मशीन आपको एक्सेप्टेंस तो नहीं दे रहा है. यू डोंट गो एंड आस्क द एटीएम मशीन कैन आई रिमूव कैश फ्रॉम यू. फिर एटीएम मशीन आपको हाई करेगा, वेव करेगा, और ही विल नॉट एक्ट समथिंग. सिर्फ आपको ही जाके एक्ट करना है. सो व्हेन वन पार्टी डज एनीथिंग, डज एन एक्टिविटी, दैट इज ओनली वन पार्टी, that is known as a tacit contract. See, usually contracts में दो parties ही होते हैं, offerer and offeree, correct? दोनों parties कुछ ना कुछ act करेंगे, एक कार देगा, दूसरा उसको पैसे देगा, correct? tacit contract में ना दो parties तो हैं, agreed, but act कौन कर रहा है? सिर्फ एक ही party act कर रही है. So that is important to know कि in all other contracts how is tacit different from others. बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में दो पार्टीज एक्चुअली में एक्ट करती हैं, टैसिड कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज तो होती हैं, बट एक्ट कौन करता है? सिर्फ एक ही एक्ट करता है. ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एंड अ टैसिड कॉन्ट्रैक्ट. एनीथिंग एल्स? Okay, so someone has written in partnership we have seen tacit representation which is totally different from tacit contract. So I am unaware regarding what is tacit representation, but tacit contract तो यही होता है where only one party acts, where the one party actually does some activity and the other accepts it. Anything else? Tell me. I hope your doubts are cleared. And I'll let you know about the tacit representation which you're talking, because I'm currently unaware कि IPA में tacit representation क्या होता है, because tacit contract तो यही होता है. There's nothing different about it.
Okay, so I want you all to go through the notes which we have seen today. एंड उसके बाद भी अगर आपको डाउट आता है तो ऑफ कोर्स यू कैन कॉल मैसेज मी, जो भी आपका डाउट रहेगा, ठीक है? सो वील जस्ट एंड द मीटिंग and just remember my question which I've asked you to think about it, that is about the consideration, where my consideration is only ₹1. Clear hai? Okay.